हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS के ऑप्शनल चैनल पे। और जो सीरीज हमने शुरू की थी जहां पे हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के विभिन्न विषयों को हम 15 मिनट की सीरीज द्वारा खत्म करने की कोशिश करेंगे, जिसे आप लूप में प्लेलिस्ट में लगातार से लगा के देख सकते हैं। और अभी इसके पहले हमने हिंदी साहित्य के सिलेबस की बात की थी। हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के बारे में, इतिहास लेखन के लिए आने वाली जो दुविधाएं होती हैं उनके बारे में, और शुक्ल पूर्व इतिहास लेखन, खासकर जो अनौपचारिक इतिहास लेखन था, हमने उसकी बात की थी। ठीक है, लास्ट वीडियो आपने देखा हुआ था। हमने कुछ क्या कहते हैं 84 वैश्रवण की वार्ता, 252 वैश्रवण की वार्ता से लेके गारसा दत्तासी तक की बात की थी। आज हम उसके आगे बात करेंगे और देखेंगे कि शुक्ल युग, जहां पे शुक्ल जी लिखना शुरू करते, उनसे पहले कुछ लोगों ने औपचारिक प्रयास किए थे, और वो छोटे मोटे प्रयास नहीं थे, वो बड़े प्रयास थे। आज हम उनके बारे में बात करेंगे, यानी कि हम ग्रियर्सन की बात करेंगे और बात करेंगे मिश्र बंधु के बारे में। ठीक है, तो बात की जाए अगर, तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था? हमने गारसा दत्तासे की इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी, इसकी बात की थी। ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड, ये फ्रेंच में लिखा गया था, इसकी बात की थी हमने। फिर हमने इसके संस्करणों की बात की। 2 संस्करण थे, दोनों संस्करण, पहले संस्करण के 2 भाग थे, दूसरे संस्करण के 3 भाग थे। 1871 में जो दूसरे संस्करण का जो लास्ट भाग था वो हमको वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, फिर बात की जाए उसके आगे की, 1 मिनट बात की जाए तो फिर हमने उसके बाद कहीं ना कहीं इसके कुछ इश्यूज पे बात की थी कि काल विभाजन नहीं है, काल क्रमानुसार लेखक परिचय युगीन प्रवृत्तियों का किया गया, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हिंदी उर्दू के कवियों का विवरण है, उसमें से सिर्फ 72 कवि हिंदी के थे, बाकी किसके थे? बाकी सभी उर्दू के कवि थे। ठीक है, और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका अनुदित जो ग्रंथ है वो भी प्रकाशित किया था, ये हमने देखा था। बात की जाए इसके आगे की, तो हमने तज़किरा ए शूरा ए हिंदी, ठीक है, जो मौलवी करीमुद्दीन की ये जो रचना है, इसके बारे में बात की थी। दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित थी। 1004 कवियों का परिचय था, जिसमें सिर्फ 62 कवि हिंदी के थे। कालक्रम का इसमें हालांकि ध्यान रखा गया था, इसको हमने पढ़ा था, कालक्रम का ध्यान रखा गया था, इसको तबका शूरा भी कहा जाता है। यहां तक हमने देखा था। ठीक है, अच्छा, भाषा काव्य संग्रह को भी देखा था, और शिव सिंह सरोज की, यस, ठाकुर शिव सिंह सेंगर, इनकी भी कहानी के बारे में, सॉरी, इनके भी इतिहास के बारे में देखा था, जो इन्होंने शिव सिंह सरोज में लिखा था, जिसमें 1003 भाषा कवियों का विवरण था। पूर्वार्ध में 838 कवियों की, बाद में 1003 कवियों को उन्होंने अपडेट किया था। वर्णानुक्रम पद्धति का उपयोग किया था, जो गारसा दत्तासी ने भी किया था, जो कि बहुत सही नहीं मानी जाती है। कालक्रम पद्धति का उपयोग करना चाहिए, वर्णानुक्रम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसमें हमने बात की थी। बाकी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। पुष्पदंत को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना था, शायद से यहाँ पे हमने उसको कवर किया था। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, @ऑफिशियल विकास करके स्कैन करके आप इसे जुड़ सकते हैं। ये यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, बात करूं। उसके बाद आता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन द्वारा लिखित, 1888 में आप देख सकते हैं प्रकाशित हुआ। ये क्या खास बात थी? देखिए, पहली बात तो कि जॉर्ज ग्रियर्सन एक इंग्लिश व्यक्ति जो यहाँ पे आके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, कालक्रम पद्धति का प्रयोग करते हैं, और कुछ नायाब नगीनों को वो सामने लेके आते हैं। जैसे बहुत बड़ा उदाहरण है बिहारी लाल का। बिहारी लाल की जो बिहारी सतसई है, कई बार आपको जॉर्ज ग्रियर्सन उदाहरण देते मिल जाएंगे कि बिहारी की जो सतसई है वैसा लेखन संपूर्ण यूरोप में नहीं हुआ है। कई मायनों में देखें तो जो बिहारी की सतसई है उसके बारे में बिल्कुल और बहुत सही कहते नजर आते हैं ग्रियर्सन, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें भी नजर में आ जाती हैं जहाँ पे वे बिहारी के बारे में इतनी सब कुछ बात कहते हैं, वो कहीं ना कहीं कबीर, तुलसी, सूर या जायसी के बारे में कहने में हिचकते हैं, या शायद उस स्तर तक वे नहीं पढ़ पाए। वजह, अंग्रेजी उनका मूल माध्यम था, मूल भाषा थी। शायद से हिंदी की जो बारीकियां हैं उनको उस स्तर तक, गंभीरता को, जो गांभीर्य होता है, शायद उसे वो नहीं समझ पाए। खैर, बात की जाए इसकी, तो जॉर्ज ग्रियर्सन 1888 द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इन्होंने प्रकाशित किया। 1889 ईस्वी में स्वतंत्र इतिहास पुस्तक के रूप में यह प्रकाशित हुई, 1889 में। ठीक है, अंग्रेज विद्वान थे, इन्होंने अंग्रेजी में इसका रचना की थी, अंग्रेज विद्वान थे, अंग्रेजी में इसकी रचना करते हुए निश्चित तौर पे बहुत दिक्कतें आई होंगी, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रयास था, या आप कह सकते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा और सकारात्मक प्रयास था। एक अंग्रेजी व्यक्ति हिंदी साहित्य के इतिहास पे किताब लिख रहा है, और जो पुरानी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं,
जहां पे लोग वर्णक्रम के अनुसार, माफ कीजिएगा, वर्णानुक्रम के हिसाब से इतिहास लिखते थे, जहां पे उन्हें पता नहीं था कि हिंदी साहित्य में हिंदी के कवियों को भी आप स्थान दे सकते हो, या कम से कम अगर आप पूरे हिंदी साहित्य को आप अपभ्रंश अवट से लेके यहां तक ले आ रहे हो तो किन कवियों को किस प्रकार से स्थान दिया जाए, काल विभाजन किस प्रकार से किया जाए, आपको बहुत सारे समाधान यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर जो किशोरीलाल गुप्त ने जो हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास लिखा है, हिंदी में इसका अनुवादन किया था, मतलब जो अभी आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पे द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान देखा, उसका हिंदी में जो अनुवाद किया वो किशोरीलाल गुप्ता ने किया। 1957 में हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से ये प्रकाशित हुआ। कौन सा? ये जो अनुदित ग्रंथ था जिसका अनुवाद हुआ। खैर, बात की जाए इसकी तो इसमें कुल 952 कवियों का वर्णन है। इसमें 886 कवि शिव सिंह सेंगर सरोज में वर्णित थे, 66 नए कवि हैं। यानी कि जो यहाँ पे हमने शिव सिंह सरोज की बात की, इसमें जो कवि वर्णित थे, ठीक है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो 1003 कवि, तो अगर यहां पे हम बात की जाए तो 886 कवि उसमें ही लिए गए थे, 66 नए कवियों को इन्होंने ऐड किया। किसने? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। इन्होंने तो अनुवाद किया था किशोरीलाल गुप्ता का, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, खैर, ध्यान दिया जाए तो क्या था कि केवल हिंदी के कवियों को इन्होंने वर्णित किया था, बाकी कवियों को इन्होंने नहीं वर्णित किया था। और हिंदी में हम उन कवियों की भी बात करेंगे जो शुरुआत से आते हैं, जो एग्जैक्टली हिंदी नहीं लिखते थे, पर हिंदी की जो पूर्ववर्ती भाषाएं थी या पूर्ववर्ती बोलियां थी उनमें लिखा करते थे। ठीक है, कालक्रम के अनुसार कवियों का जीवन प्रचित्र वर्णित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कालक्रम के हिसाब से किया था। भाई इतिहास लिखोगे तो आप नहीं लिखोगे ना कि पहले औरंगजेब को लिखोगे, फिर बाबर को लिखोगे, फिर आप इल्तुतमिश की बात करके, फिर वापस आप अहमद शाह अब्दाली की बात करोगे, फिर आप बहादुर शाह जफर की बात करके, फिर आप ऐसे, ये दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू राइट हिस्ट्री। इतिहास लिखने का ये सही तरीका नहीं है। खैर, युगीन परिस्थितियों में, ठीक है, युगीन परिस्थितियों में वह प्रवृत्तियों का वर्णन इन्होंने किया। युगीन परिस्थितियों प्रवृत्तियों का वर्णन किया, ये बहुत सही। मैं आपको बताऊं, जब आप आगे पढ़ोगे, आप शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी दो ध्रुवों को देखोगे तो कहीं ना कहीं शुक्ल जी के इतिहास लेखन में एक आध जगहों पे आपको जो विशेष कमियां दिखेंगी वो युगीन प्रवृत्तियों को इग्नोर करने की दिखेंगी, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी कलेक्ट करते हैं और फिर कबीर को नाथ संप्रदाय से जोड़ते हुए उन्हें उस युग में वो फिट करते हैं, जिसको इग्नोर कर दिया था किसने? शुक्ल जी ने। तो युगीन जो परिस्थितियों का वर्णन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत जरूरी पॉइंट है। खैर, हिंदी साहित्य के विकास क्रम का वर्णन 4 भागों में इन्होंने किया: चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको ये 1888 की बात है, 1888 की बात है। ठीक है, 1888 की बात है। और अगर मैं इसकी बात करूं, एक मिनट, तो देखिए, निश्चित तौर पे जो आदिकाल, जो बाद में नाम, जिसका नामकरण हुआ, ठीक है, उस समय चारण भाट ही इतिहास लिखा करते थे। चारण भाट जो थे वही इतिहास लिखा करते थे। तो चारण काव्य कहना बहुत गलत नहीं था। तो आपको यह देख के बहुत आश्चर्य होना चाहिए, और नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आप उतने अवेयर नहीं है कि एक व्यक्ति जो अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी दा है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो हमारे काव्यों को, हमारे पूर्व लिखित काव्यों को, जो हिंदी भाषा की जो पूर्ववर्ती भाषाएं या बोलियां हैं उनमें लिखे हुए हैं, उनको पढ़ता है और उनको कहता है कि ये चारण काव्य है। ठीक है, फिर अगले धार्मिक काव्य, भाई जो दूसरा काल था, आपको पता होना चाहिए, जो दूसरा काल था, पहला तो जो आदिकाल था, ठीक है, पहला जो था वो क्या था? आदिकाल। जो दूसरा था, जिसे हम भक्ति काल की बात करते हैं, निश्चित तौर पर इसमें धार्मिक काव्य लिखे गए, चाहे हम सगुण की बात करें या निर्गुण की बात करें, भक्ति काव्य दिखते हैं। ठीक है, वो साकार ब्रह्म की है या निराकार ब्रह्म की, वो अलग बात है, पर भक्ति काव्य हमें दिखते हैं वहां पे। ठीक है, फिर प्रेम काव्य, भाई निश्चित तौर पे अगर बात करें खारकर, अब प्रेम काव्य दरबारी काव्य को अगर आप मिला दो तो आपको रीति काल मिलता है। ठीक है, और रीति काल में चूंकि आपको पता है कि 4 आपको रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति इतर और रीति सिद्ध काव्य आपको देखने को मिलता है। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो संपूर्ण रीतिकाल आपकी नजरों से गुजर जाएगा। और चूंकि 1888 की बात है, तो तब तक जो आधुनिक काल था वो उस स्तर से सामने नहीं आया था, क्योंकि बहुत बाद में नामकरण आपको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग का दिखता है। 1888 की बात है तो भारतेंदु युग चल रहा होगा उस समय, तो जो युग चल रहा था उसको उसी इतिहास में समेट पाना मुमकिन नहीं था। तो आप इस एफर्ट से समझ सकते हो कि कितना अच्छा एफर्ट था। और हम सबको पता है कि जब हम रीतिकाल के बारे में लिखते हैं तो हम कहते हैं कि प्रेम काव्य लिखे गए, हम कहते हैं दरबारी काव्य लिखे गए, हम कहते हैं कि उसमें रसत्व के काव्य, रसिकता के काव्य लिखे गए। तो कोई गलत नहीं, कितना अच्छा वर्णन है। सोचिए कि कालक्रम, विकास क्रम को इतने बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया, इसलिए जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन का नाम बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है। खैर, बात की जाए तो 16वीं 17वीं शती भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग उन्होंने माना। तो स्वर्ण युग मानने वाले ये पहले विद्वान थे। खैर, इसके पहले के विद्वानों ने तो कायदे में इतिहास लिखने का भी जहमत नहीं उठाई। उनके इतिहास को इतिहास कहना भी शायद से उतना तार्किक नहीं होगा, ये तर्क सम्मत नहीं होगा।
इनका पहला इतिहास था। उन्होंने कहा कि 16वीं 17वीं शताब्दी में जो लिखा गया वो क्या था, वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। ग्रियर्सन ने हिंदी को अंग्रेजी द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है। आचार्य शुक्ल ने इसे बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा है। याद कीजिएगा, इसके पहले हमने किस ग्रंथ के बारे में कहा था कवि वृत्त संग्रह? जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो बताएंगे, जो नहीं तैयारी कर रहे हैं वो भी बताएं। पिछले वीडियो में मैंने बताया है, आप उसको पढ़ के बता सकते हो, ठीक है। तो ये एक ऐसी रचना थी जिसने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को बहुत सकारात्मक दिशा दी, ठीक है, सकारात्मक दिशा दी। खैर, डॉक्टर नगेंद्र ने इसे इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा है। इसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य भाषा की दृष्टि से क्षेत्र रहित करते हुए हिंदी के इतिहास को संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया गया, विच इज सच अ गुड वर्क टू डू। मतलब कितनी अच्छी बात है कि एक बाहर के विद्वान, अंग्रेजी का विद्वान आके आपकी जो पूर्ववर्ती भाषाएं और हिंदी भाषा के साहित्य में डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं, दिस इज अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देन काल क्रम का विभाजन, एब्सोल्यूट मैजिक, बहुत अच्छा काम हुआ, ठीक है। अगला आता है मिश्र बंधु विनोद, ठीक है। मिश्र बंधु के बारे में आप नहीं पढ़ा, गूगल करिएगा, हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन है मिश्र बंधु। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र, इन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा। बहुत बल्कि बुक थी ये, ठीक है। प्रथम 3 भाग 1913 में और जो चौथा भाग है वो 1934 में प्रकाशित हुआ। व्यवस्थित काल विभाजन था, नामकरण भी बहुत व्यवस्थित था। 4591 कवि, कुछ जगहों पर यह 5000 संख्या मिलती है, ठीक है, कि 5000 कवियों का इसमें वर्णन है। लेखक कौन कर मैं बता दिया कि गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र इसके लेखक थे, ठीक है। क्या है, आचार्य शुक्ल ने इसे बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। देखिए अभी इसको मैंने बात की थी यहाँ पे कि इसको बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा है और इसको बड़ा भारी, इसमें भारी शब्द जुड़ गया है, तो आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है, ठीक है। साहित्य संपूर्ण इतिहास 8 से अधिक कालखंडों में विभक्त है। अगर इसकी मतलब अगर क्या कहते हैं उनकी बात की जाए, मिश्र बंधुओं के जो काल विभाजन की बात की जाए, तो इस पे भी जब हम काल विभाजन की बात करेंगे ना, कि काल विभाजन या नामकरण का जो विवाद है, जब हम उसकी बात करेंगे तो इनको ये जो 8 है इनको हम वहां पे कवर करेंगे, तो घबराने की बात नहीं, ठीक है। ये सब आएगा आपके सिलेबस में, ठीक है। कवियों के जीवन चरित्र को भी उन्होंने वर्णित किया मिश्र बंधु ने, ठीक है। बात की जाए उसके बाद की, तो साहित्य के विभिन्न अंगों को उन्होंने बात किया, जो विभिन्न अंग होते हैं साहित्य के उनको बाकायदा वर्णित किया, अलंकारों से लेके रसों से लेके तमाम चीजों को उन्होंने वहां पे मेंशन किया। मिश्र बंधु की एक अन्य कृति हिंदी नवरत्न 1910 में प्रकाशित की गई। 9 अध्यायों में इन्होंने क्रमशः उन नवरत्नों की बात की और क्रम के हिसाब से रखा, जो नंबर 1 पे थे उनको सबसे बड़ा और जो बाद में थे उनको उस क्रम में सबसे नीचे आंका। खैर, तो इसमें आप देखिए कि इन्होंने तुलसीदास को सबसे ऊपर आंका है और कहीं ना कहीं आपको चूंकि शुक्ल जी बाद में इनके आए, शुक्ल जी पे इसका प्रभाव दिखा और इसीलिए तुलसीदास को शुक्ल जी भी बहुत ऊपर मानते हैं। शुक्ल जी और मिश्र बंधु दोनों ही तुलसीदास को सर्वोत्तम मानते थे। खैर, उसके बाद तुलसीदास, फिर देव, फिर बिहारी, फिर भूषण मतिराम, केशव, 7वें नंबर पे आपको कबीर दिखते हैं। लेकिन जब हजारी प्रसाद द्विवेदी आ जाते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जब युगीन परिस्थितियों की बात करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और नाथ परंपरा से कबीर को जोड़ते हैं और कबीर की वाणियों को स्पष्ट तरीके से सामने लाने की कोशिश करते हैं, तब कहीं ना कहीं लोगों के फिर उसके बाद भी मतांतर हुए। फिर लोगों ने कबीर को बहुत ऊपर रखा। तुलसी कबीर में कौन श्रेष्ठ है, इनफैक्ट तुलसी कबीर सूर में कौन श्रेष्ठ है, इसकी बात होती है। इस पर भी मैंने वीडियो किया हुआ है स्टडी IQ IAS हिंदी और स्टडी IQ मेन चैनल्स पे। अगर आप वहां पे कभी विजिट करें तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। खैर, चंद बरदाई, ठीक है, चंद बरदाई को उन्होंने रखा 8वें नंबर पे और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को इन्होंने 9वें नंबर पे रखा, चूंकि ये 1910 में प्रकाशित थे। तब तक भारतेंदु जो बाबू हरिश्चंद्र है उनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन वो अपना अवदान, साहित्यिक अवदान दे चुके थे, इसलिए इसमें उनको शुमार भी किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को भी इसमें शामिल किया गया है, जो इस बात को बताता है कि अवेयर तो थे साहित्य के बारे में, बड़ी सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने इस लिस्ट को निर्माण किया। चूंकि कबीर दास के साथ जो नाथ संप्रदाय का रिलेशन है वो बहुत बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी और अन्य विद्वानों ने उसको पुष्ट किया। अगर वो पहले पुष्ट हो जाता तो शायद कबीर का स्थान यहां कहीं पे आता। खैर, और बात की जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास का यह प्रथम इतिवृत्तात्मक लेखन कहा जाता है, मतलब पहला जहां पे। अच्छा, एक प्रश्न है, मैं अपने स्टूडेंट से क्लास में बहुत बार पूछता हूं, जरा मुझे बताइएगा कि इतिवृत्तात्मक क्या है। ये आपका गृह कार्य है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इतिवृत्तात्मक क्या होता है। व्हाट इज इतिवृत्तात्मक? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर इस पे बताइएगा कि आपका इस पे क्या विचार है, कि क्या कहते हैं। यही आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस पॉइंट को आप खुद ब खुद समझ जाएंगे क्यों इसे प्रथम इतिवृत्तात्मक लेखन कहा जाता है, ठीक है। फिर से बताता चलूं, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम पे @officialvikas करके, स्कैन करके आप इससे जुड़ सकते हैं, या जो सर्च बॉक्स होता है वहां पे
ऑफिशियल विकास ये डालेंगे तो आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बाकी इस क्रम में हम वीडियोस लगातार लाते रहेंगे। आप इन वीडियो सीरीज को जरूर देखते रहिएगा और भी वैकल्पिक विषयों के जो वीडियोस आते हैं आप उनको भी लगातार देखते रहिएगा। आपका दिन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।